हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। पिछले दो मतलब मैंने कहा था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद मैं सर्कुलेशन का एमसीक्यू तैयार करूंगा। तो मैं डाइजेशन का रेस्पिरेशन का ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूं। और अब मैं इस वीडियो लेक्चर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको जो भी आप एग्जामिनेशन में आप जा रहे हो भी कमिंग टाइम पे, उसमें आपको काफ़ी इससे हेल्प मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, क्योंकि आप जानते हैं इसमें ब्लड द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे वगैरह में भी पढ़ना है आपको। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ब्लड के बारे में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि इन नॉर्मल ह्यूमन ब्लड 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देयर आर मोर लिम्फोसाइट्स देन न्यूट्रोफिल्स, there are more platelets than red cells or RBC. The iron is mostly present in hemoglobin and there are more white cells than red cells. अब देखो, एक चीज याद रखिएगा, कई बार कुछ क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं भी है उसके आंसर, तो आप एलिमिनेशन राउंड जरूर सीखिए कि कैसे आप चीजों को एलिमिनेट करेंगे। हो सकता है कि आपको प्लेटलेट्स के नंबर के बारे में उस समय आइडिया ना हो, क्योंकि हम ये जानते हैं। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि ऐसे क्वेश्चंस में कैसे आप आंसर करेंगे इसका, तो अगर मैं नंबर ब्लड सेल्स के नंबर की बात करूंगा, तो सबसे ज्यादा आपके ब्लड में आरबीसी होता है। पता आपको ये चीज? आरबीसी के बाद अगर देखा जाए तो प्लेटलेट्स के नंबर आते हैं, और प्लेटलेट्स के बाद जो नंबर आएगा देखो वो डब्ल्यूबीसी का है। डब्ल्यूबीसी कई तरह के होते हैं, देखो उसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो न्यूट्रोफिल्स होता है। न्यूट्रोफिल्स के बाद हम बात करते हैं इसकी, बताओ, लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स के बाद मोनोसाइट्स आता है। मोनोसाइट्स के बाद ये नंबर आता है, बताओ, एसिडोफिल का, जिसको इओसिनोफिल भी कहते हैं। और सबसे कम अमाउंट किसका, बताओ, सबसे कम अमाउंट होता है किसका? दैट इज बेसोफिल। और आप जानते हैं कि एक हेल्दी आदमी में लगभग अगर पर क्यूबिक मिलीमीटर की बात करें तो आरबीसी का नंबर काफी ज्यादा है, 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन कहा जाता है। तो ये सीक्वेंस है, देखो आपके ब्लड सेल्स का, और ये सब हमारे डब्ल्यूबीसी होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी का रेशियो होता है आपके ब्लड में, काउंट की बात करें तो ये 600/1 होता है। मतलब आरबीसी का जो काउंट है वो 600 टाइम ज्यादा होता है, किससे, बताओ, आपके डब्ल्यूबीसी से। तो ऑब्वियसली बात है, मोर लिम्फोसाइट्स देन न्यूट्रोफिल, ये बात गलत है। न्यूट्रोफिल का अमाउंट लिम्फोसाइट से क्या, बताओ, ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देखो, मोर प्लेटलेट्स देन रेड सेल्स, ये बात भी गलत है। आरबीसी का नंबर प्लेटलेट से ज्यादा होता है। द आयरन इज मोस्टली प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, यस दिस इज राइट। आप जानते हैं कि आरबीसी का जो मैक्सिमम एरिया होता है ये ऑक्यूपाइड किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन के अंदर आप जानते हैं फेरस एटम होता है। तो आयरन का जो प्रेजेंस आपके ब्लड में है वो मोस्टली हीमोग्लोबिन के अंदर ही होता है। ये आंसर सही है। एंड देयर मोर व्हाइट सेल्स देन रेड सेल्स, ये कोई लॉजिक तो है नहीं। व्हाइट सेल्स का नंबर काफी कम होता है, किससे, बताओ? आरबीसी से। कम क्या? 600 टाइम्स आपके आपके ब्लड में नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा होता है, किससे, बताओ? डब्ल्यूबीसी से। तो ये आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, देखो, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लिम्फोसाइट। आप जानते हैं लिम्फोसाइट्स, इट प्रोवाइड्स अस एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इवन जो कहते हैं जो नेचुरल किलर सेल्स वगैरह होता है वो भी एक तरह का लिम्फोसाइट ही होता है, जो एंटी कैंसरस भी होता है ना, वो पता है ये चीज। तो आप यहां भी एलिमिनेट करें, देखिए, कन्वर्ट टू मोनोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस। आप देखिए, लिम्फोसाइट अलग होता है, मोनोसाइट अलग होता है। और मोनोसाइट एक मैक्रोफेजिक, आप कह सकते हैं कि मैक्रोफेज जो होता है, जो आपका मतलब मोनोसाइट्स का ये मॉडिफाइड पार्ट होता है एक्चुअली। तो मोनोसाइट्स हेल्प करता है फेगोसाइटोसिस में, जो लार्ज साइज के पैथोजेंस वगैरह आपके ब्लड में आ जाते हैं। तो मोनोसाइट्स का मेन काम, बताओ,
फेगोसाइटोसिस ही कहते हैं। वैसे भी याद रखिएगा ब्लड में न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इवन जो एसिडोफिल वगैरह भी होता है, ये भी कुछ फेगोसिटिक नेचर के होते हैं। तो आपके ब्लड में 3 तरह के सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं, और वो सब क्या क्या बताओ? न्यूट्रोफिल्स, जिसका नंबर सबसे ज्यादा होता है, दूसरा मोनोसाइट्स है, और तीसरा एसिडोफिल भी होता है। ऑल दीज 3 सेल्स आर फेगोसिटिक इन नेचर। समझ में आ गया आपको? तो ये तो कोई लॉजिक है नहीं। मोनोसाइट्स का अलग रेस्पॉन्स होता है, पता है आपको। इट इंटरेक्ट विद यूसिनोफिल टू प्रोड्यूस प्लेटलेट्स। आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन आपके बोन मैरो में वो जो मेगा कैरियोसाइट्स है उसके फ्रेगमेंटेशन से होता है। ये भी याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स फॉर्मेशन कहां से होता है? मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंटेशन से। ये एक एमाइटोटिक सेल होता है। ट्रू मतलब ट्रू डिवीजन से या ट्रू माइटोसिस से प्लेटलेट्स फॉर्म नहीं होता। ये फ्रेगमेंटेशन से बनता है किसके? मेगा कैरियोसाइट्स के। कहां? आपके रेड बोन मैरो के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यस, इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट कैंसरस सेल। मैंने पहले कहा था कि हमारे बॉडी के जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स, आपने पढ़ा होगा इसका नाम अपने इन्नेट इम्यूनिटी वाले पार्ट में, यहाँ सेलुलर बैरियर्स की बात करते हैं एक्चुअली। तो ये एक तरह का जो एनके सेल्स होता है वो एक नॉन फेगोसिटिक सेलुलर बैरियर का पार्ट है, और ये एंटी कैंसरस होता है। यस, इट इज राइट। एंड इट ऑल ओरिजिनेट्स फ्रॉम बोन मैरो आफ्टर बर्थ। ये भी गलत है। आप जानते हैं कि हमारे जो सेकेंडरी या जो आप प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स की बात करते हैं, इवन जो सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स वगैरह जो होता है, बोन मैरो है, थाइमस, मतलब थाइमस की बात करें अगर, थाइमस है, स्प्लीन है, या फिर आप अगर बात करें अपने लिम्फ नोड्स की, अपने अपेंडिक्स की, है ना, तो वहां भी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये चीज याद रखिएगा कि यस, जितने भी आरबीसी हैं, जितने भी प्लेटलेट्स हैं, इसका फॉर्मेशन बर्थ के बाद अगर देखा जाए तो 100% आपके बोन मैरो में होता है। लेकिन लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन बोन मैरो के साथ साथ दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी होता है। तो सारे के सारे लिम्फोसाइट्स आपके बोन मैरो में सिंथेसाइज नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका मतलब, इसका सही आंसर क्या बताओ? ये सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सिंपल क्वेश्चन है, और आपने कई बार ये क्वेश्चन पहले अपने एग्जाम में देखा भी होगा कि सेरम क्या होता है। व्हाट इज सेरम एक्चुअली? ऑप्शन देखिए। सेरम इज द सेम एज द ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा माइनस द प्रोटीन, प्लाज्मा माइनस द फिब्रिनोजेन, एंड प्लाज्मा माइनस द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता दूं पहले। यहाँ पर आप ये जानते हैं कि आपके ब्लड में अगर ये हमारा मान लो ऐसे, ये हमारा ब्लड सैंपल है, जो आपने अपने बॉडी से बाहर, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में आपने ब्लड निकाला, है ना, तो आप देखते क्या है कि आपका जो ब्लड होता है वो क्लॉट कर जाता है, और ऊपर ये ऐसे देखिए ऐसे, ये इसमें जो अब ये देखो ये क्लॉट है एक्चुअली, ठीक है। तो अब इस क्लॉट के अंदर अगर आप इस क्लॉट को हटा दें, और आप जानते हैं क्लॉट वगैरह में जो फिब्रिनोजेन वगैरह होता है वो इसमें ट्रैप रहता है ना। तो क्लॉट में क्या हुआ, आप कह सकते हैं जो फिब्रिनोजेन वगैरह का जो पार्ट होता है ये इसमें ट्रैप हो जाता है। अब जो नीचे बचा है देखो, इवन जो आप जानते हैं कि जो आपके ब्लड सेल्स वगैरह हैं ये बाहर सर्वाइव तो करता नहीं है, वो तो खत्म हो जाएगा, तो सेल्स भी नहीं बचा इसके अंदर। तो जो इसमें बचा वो क्या बताओ? अब ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा में प्रोटीन्स तो होते हैं, लेकिन वो प्रोटीन्स जो क्लॉट में इन्वॉल्व हो चुका है वो तो फिब्रिनोजेन था। तो प्लाज्मा क्या हो गया? विदाउट फिब्रिनोजेन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है
कि इस प्लाज्मा में काफी सारे प्रोटीन्स हैं, लेकिन इसमें फिब्रिनोजेन नहीं है, एंड दिस इज कॉल्ड सेरम। तो सेरम में क्लॉटिंग एबिलिटी नहीं होता क्योंकि उसमें फिब्रिनोजेन नहीं होता, उसे हटा दिया जाता है ना। अगर मान लो अगर ऐसे सेरम को हमने किसी और एनिमल्स में डाल दिया, मान लो ये एक एनिमल बी है और इसमें एनिमल ए का हमने ये सेरम डाल दिया, तो इस सेरम के रिस्पांस में अब ये एनिमल भी क्या करेगा, देखो अपने ब्लड में कुछ एंटी सेरम बनाएगा। देखो क्योंकि ये सेरम अब इसके लिए एंटीजन की तरफ बिहेव करता है, तो ये जो बना ये है एंटी सेरम कहते हैं। मतलब इस एंटी सेरम में वो एंटीबॉडीज होंगे जो इस सेरम के अगेंस्ट तैयार होगा। तो एंटी सेरम इसमें क्या है बताओ, ये है इट कंटेन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेरम ऑफ अनदर एनिमल्स। तो एंटी सेरम तो दूसरे के एनिमल्स के लिए है ना। आपका जो सेरम है, आपके सेरम में एंटीबॉडी भी होगा, आपके सेरम में और भी कई सारे प्रोटीन्स होंगे, और ये सेरम जब दूसरे एनिमल्स में ट्रांसफर होगा तो वो सेरम उसके लिए एंटीजन बन जाएगा, और वो अपने बॉडी में उस सेरम के अगेंस्ट क्या तैयार करेगा, एंटी सेरम। और उस एंटी सेरम में वो एंटीबॉडीज भी होंगे जो आपके एंटीजन के अगेंस्ट तैयार हुआ है। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ, प्लाज्मा माइनस द फिब्रिनोजेन। इसमें प्रोटीन्स तो होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बट उसमें फिब्रिनोजेन नहीं होता और ये प्लाज्मा से अलग होता है। क्लियर? और वी कैन से अगर आप ब्लड की बात करें तो ब्लड माइनस ब्लड सेल्स इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा, और ब्लड प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन नाउ बिकम्स सेरम। ऐसे आ सकते हैं आपको। तो ब्लड से ब्लड सेल्स हटा दीजिए आप, और फिर जो ब्लड प्लाज्मा बचेगा उससे आप क्या हटा दें, फिब्रिनोजेन को। जो बचेगा उसी का नाम सेरम होता है। क्लियर? आगे देखिए, डैश एंड डैश इफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। आपकी एक बुक में लिखा जाता है कि जब कभी देखो एक्चुअली हमारे बॉडी में इतने सारे कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरीज का वॉल काफी थिन होता है, एक ही लेयर वहां पे एंडोथेलियल लेयर कहते हैं। तो ब्लड के प्रेशर के फ्लक्चुएशन की वजह से कैपिलरी हमारे टूटते रहते हैं, और हर कैपिलरी के टूटने के बाद वहां क्लॉटिंग हो, ये जरूरी नहीं होता। जो हमारे प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, आपको पता है कि जब कहीं पे कोई कैपिलरी वगैरह टूटता है या कोई ब्लड वेसल कहीं रप्चर हो गया, और इसको क्लॉटिंग यहाँ होता कैसे एक्चुअली देखिए। तो आप जानते हैं कि जो आपके प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, ये प्लेटलेट्स इस ब्लड वेसल्स के रफ सरफेस से जब कोलाइड करता है, तो कोलेजन वगैरह जो होते हैं आपके ब्लड वेसल्स में, वो इस प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है। तो जो रफ सरफेस है ब्लड वेसल्स का, उसके जो कोलेजन होते हैं वो आपके प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है, और ये प्लेटलेट्स कई तरह के केमिकल सिक्रीट करता है। प्लेटलेट फैक्टर 3 भी बनाता है जो ब्लड क्लॉटिंग को एक्टिवेट करता है। और प्लेटलेट खुद आप जानते हैं कि प्लेटलेट खुद यहां पर ऐसे प्लगिंग करता है, इसको प्लेटलेट प्लग भी कहा जाता है, प्लेटलेट प्लग कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करने का काम तो प्लेटलेट का ही होता है। यानी क्या कहा कि एट द साइट ऑफ इंजर्ड ब्लड वेसल, when the collagen fiber of that injured or the rough blood vessels, when it collides with the platelets, platelets get activated. Platelets secrete several kinds of chemical, including the platelet factor 3. And remember that platelet factor 3 is not from the 12 clotting factor. Clear? And that platelet factor 3 is very required for the blood clotting mechanism. And it's a cascade of reaction. It takes place in several steps, and many of the steps
we know that calcium and vitamin K is very, very important. You know what is vitamin K do? Vitamin K basically, heparin. Heparin prevents the mechanism of blood clotting. Yes. So vitamin K somehow it prevents the action of heparin, and that's why blood clotting initiation takes place. Vitamin K also helps in the formation of prothrombin in the liver, and we know that in the several steps of blood clotting mechanism, calcium is very much required, and that's why the answer is calcium and vitamin K. Blood clotting mechanism is a very important factor of homeostasis, or hemostasis basically we can say. Hemostasis is something called how to prevent the bleeding part, and for that several cascades of reaction takes place, and in several steps we need calcium ions. We will discuss about blood clotting, the extrinsic pathway, intrinsic pathway, and how it happens. I will discuss it in another video lecture, but right now if you talk about this question, answer is calcium and vitamin K. Let's take question number 5 and question number 6. Question number 5 is like this: a difference between ABO blood group, ABO types blood group, and the RH factor is. Option is written like this: RH A glutinogens do not present on the surface of RBC. RH A glutinogen do not produce a cross reaction. Individuals who are RH negative do not carry A glutination to RH factor unless they have been previously sensitized. And B, RH A glutinogens are found bound to plasma proteins. अब एक चीज आपको पता है कि कोई भी जो आपके, पहली बात तो ये कुछ वर्ड्स जो आप यूज करते हैं, जैसे देखिए, जैसे आपने वर्ड यूज किया ए ग्लूटिनोजेंस, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपने यहाँ पे, देखिए ये जो आपने लिखा हुआ है ए ग्लूटिनोजेंस, एक्चुअली ये आप एंटीजन की बात कर रहे हो, ये एंटीजेंस है, और इसके अपोजिट एक टर्म यूज करते हैं ए ग्लूटिनिन, ये एंटीबॉडी होता है, और इनका जो रिएक्शन है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ए ग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ए ग्लूटिनेशंस मींस द एंटीजेंस, A glutinins means the antibodies, and the interaction of A glutinogens and A glutinine is called A glutination reaction. Clear? और ये याद रखिएगा, जितने भी आप A glutinogens या एंटीजेंस की बात कर रहे हैं, ये सब आरबीसी के सरफेस पे ही होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा A एंटीजेंस, ये एबीओ के लिए होता है ना, और यहां लिखा आपने RH, और आप जानते हैं कि इसका जो एंटीबॉडी होगा वो एक बी एंटीबॉडी होता है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और आपको पता है ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है और जो एंटीजेंस है वो आरबीसी के सरफेस पे होता है, और ऐसे ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं? ए पॉजिटिव। क्लियर? वैसे देखिए, अगर आप ऐसे बात करें कि ये मान लो हमारा आरबीसी है, यहां पे केवल ए एंटीजन है, यहाँ पे आरएच का कोई पार्ट नहीं है, आरएच का पार्ट अगर नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पे बी आप दिखा रहे हैं क्या एंटीबॉडीज प्लाज्मा में, तो ये हो गया ए नेगेटिव कहता है। तो आरएच फैक्टर अगर है तो वो पॉजिटिव होता है, नहीं है तो वो नेगेटिव होता है। मतलब हर तरह के एंटीजेंस, चाहे वो एबीओ का एंटीजन हो चाहे वो आरएच का एंटीजेंस हो, हर तरह के एंटीजेंस आरबीसी के सरफेस पे होते हैं, और उसके क्रॉस रिएक्शन का जो एंटीबॉडी होता है, जिसको आप स्मॉल में लिखते हैं, वो आपके ब्लड प्लाज्मा में होता है। ये समझ में आ गया आपको, है ना?
इन दैट वे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर आप, तो RH-A ग्लूटिनोजेंस डू नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी गलत है। यस, RH-A ग्लूटिनोजेंस का जो RH एंटीबॉडीज RH एंटीजेंस होता है वो भी हमारे आरबीसी के सरफेस पे ही होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नंबर 2, RH-A ग्लूटिनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस अ क्रॉस रिएक्शन। ये बिल्कुल क्रॉस रिएक्शन प्रोड्यूस करता है ना। अगर मान लिया जाए कि ये RH-A ग्लूटिनोजेंस है और ये किसी और के बॉडी में ट्रांसफर हुआ है ना, तो उसके अगेंस्ट वहां पर एंटीबॉडीज बनेंगे, तो क्रॉस रिएक्शन तो होता है। यही बात गलत लिखा हुआ है। नंबर 3 देखिए, individuals who are RH negative do not carry A glutination to RH factor unless they have been previously sensitized। अब देखो ये बात बिल्कुल आप देखिए, अगर सेंसिटाइजेशन जिसे कहते हैं आप, कि आप एबीओ की बात करें तो जो डोनर होता है उसमें आप सबका ब्लड तो नहीं डाल सकते है ना, लेकिन आप जहां तक आरएच की बात करें तो आरएच की वजह से फर्स्ट टाइम कभी भी रिएक्शन नहीं होता। अगर कोई आरएच नेगेटिव है और उसका बॉडी प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड अगर है तो रिएक्शन का पार्ट वहां पर होता है। आपने पढ़ा भी होगा जो आरएच मैरिज इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है, कि जो सेकंड चाइल्ड है ऐसे कपल का जिसमें जो हस्बैंड है वो आरएच पॉजिटिव है और जो मदर है आरएच नेगेटिव है, तो पहले बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होता। प्रॉब्लम कहां बताओ? दूसरे बच्चे में आता है। तो पहली बार तो सेंसिटाइज्ड होता है बॉडी और रिएक्शन दूसरी बार होता है। और आप जानते हैं कि ये ब्लड ग्रुप के साथ नहीं है, एबीओ ब्लड ग्रुप के साथ ऐसा नहीं होता। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है और हमने एक ऐसे आदमी को ब्लड दे दिया जो बी ब्लड ग्रुप का होता है, तो वो तो एंटीजेंस वहां से रिएक्ट कर जाएगा उसके एंटीबॉडीज के साथ वहां पर। एंड दैट्स व्हाई इसका आंसर बताओ क्या हो गया? सी। और देखो लिखा हुआ RH-A ग्लूटिनोजेंस आर फाउंड बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं, प्लाज्मा में किसी भी तरह का एंटीजेंस नहीं है। हर तरह के एंटीजेंस जो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है वो आपके आरबीसी के सरफेस पे ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ? सी। और मैं बता दूं आपको, यही कारण है कि जब आप मैरिज इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं कि अगर फादर अगर मान लो RH पॉजिटिव है और मदर अगर RH नेगेटिव है, मतलब मदर के आरबीसी में RH फैक्टर है ही नहीं, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है देखो, ये पहले बच्चे में दिक्कत क्रिएट नहीं करता, क्योंकि पहली बार में तो मदर का बॉडी RH फैक्टर से क्या हो गया? सेंसिटाइज हो जाता है। रिएक्शन जो होगा वो दूसरी बार होगा जब मदर के ब्लड में क्या बन चुका है? RH के लिए एंटीबॉडीज, और वो बच्चे में क्या हुआ होता है? वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इट इज नॉट गुड फॉर द सेकेंड प्रेगनेंसी। पहले प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती, और यही कॉम्बिनेशन होता है जो कहते हैं ये कंफर्टेबल मैरिज नहीं है। अगर फादर RH पॉजिटिव है और मदर अगर RH नेगेटिव है तो ये दूसरे बच्चे के बर्थ के लिए ठीक नहीं माना जाता। क्लियर? तो याद रखिएगा इसको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखो, ये लिखा गया है, देखें यहां पर कि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन, देखिए ये जो प्रोटीन लिखा है ग्लोबुलिन के बारे में, कि इसके फंक्शंस के बारे में क्या सही नहीं है। आप जानते हैं कि ब्लड प्लाज्मा में अगर देखा जाए तो आफ्टर वाटर अगर सॉल्यूट की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है ना। तो ब्लड प्लाज्मा में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन आप जानते हैं वो एल्बुमिन होता है। उसके बाद हम ग्लोबुलिन की बात करते हैं, फिब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये जो 4 मेजर प्रोटीन्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा एल्बुमिन होता है, उसके बाद ग्लोबुलिन आता है। और ये ग्लोबुलिन आप जानते हो अल्फा टाइप का होता है, बीटा टाइप का भी होता है, और गामा ग्लोबुलिन भी कहते हैं। आपको पता है कि एल्बुमिन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। वैसे देखो
ब्लड प्लाज्मा का कोई भी सॉल्यूट, ब्लड प्लाज्मा का कोई भी सॉल्यूट ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रीब्यूट करता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो एल्बुमिन होता है, बिकॉज इसका अमाउंट आपके सॉल्यूट में सबसे ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कहते हैं कि आपके ब्लड में कितना वाटर रिटेन हो सकता है, ये डिपेंड करता है इसके ऑस्मोटिक प्रेशर पे, और ये डिपेंड करता है उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे। तो एल्बुमिन का अमाउंट सबसे ज्यादा है, तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। ग्लोबुलिन की बात करें, ये कई तरह के होते हैं, अल्फा टाइप, बीटा टाइप, गामा टाइप। यस, जो गामा ग्लोबुलिन होता है ये एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में आता है, और जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन होता है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की तरह काम करता है। ये कई हार्मोन्स को बाइंड करता है, और जानते हैं कई सारे जो स्टेरॉइड प्रोटीन्स हार्मोन्स वगैरह होते हैं, इसको ये बाइंड के मतलब जैसे थायरोक्सिन वगैरह भी होता है, इसको ये बाइंड करके रखता है। हमने पढ़ा होगा टीबीजी, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कहते हैं, इसको ये कैच करके रखता है, और जब जरूरत पड़ेगा तो रिलीज कर देता है इसको। तो ग्लोबुलिन एक तरह का रिजर्वायर भी है, बताओ किसका? बताओ, हार्मोन का। तो ये बात सही लिखा हुआ, रिजर्व ऑफ हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम, बिकॉज देयर आर सो मेनी ग्लोबुलिन दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, उसको बाइंड करके रखता है वो, है ना। मेटल आयन जानते हैं आप, आयरन होता है, कॉपर होता है, जैसे ट्रांसफेरिन वगैरह जानते हैं आप। ट्रांसफेरिन एक तरह का प्रोटीन ही है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जो आयरन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये बात भी सही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटल आयंस, कॉपर, आयरन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। मेजर कंट्रीब्यूटर ये गलत हो गया, आप किसकी बात कर रहे हो बताओ? ये एल्बुमिन के लिए होता है। मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, इट इज करेक्ट फॉर albumin, not for globulin, although globulin also contributes in the osmotic pressure of the blood plasma, but it's not the major contributor. Major contributor is the albumin protein, जिसका amount सबसे ज्यादा होता है if we talk about the proteins present in the blood plasma. Clear? And D, yes, antibodies formation, मैंने पहले कहा कि जो गामा इम्यूनोग्लोबुलिन, देखो नाम ही है गामा इम्यूनोग्लोबुलिन, and that forms antibodies, and that's why the correct answer is C. Let's see question number 7 and question number 8. 7 is like this, statement A and statement B. Liver disorder can alter the composition and functional properties of blood. That's the statement. Statement B is the liver synthesizes and releases 90% of the plasma proteins. अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी में से क्या सही है, क्या गलत है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है। क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं कि स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी भी सही है, और बी ए को एक्सप्लेन करता है या बी ए को एक्सप्लेन नहीं करता। ये पहले के जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस बनते थे पहले। तो ये आपको पता है कि जो हमारे ब्लड में 70-80 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। हमारे ब्लड प्लाज्मा में देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड 90% ऑफ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लीवर ओनली। तो लीवर हमारे बॉडी का, आप जानते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड जिसे कहते हैं आप लीवर को, और ये मैक्सिमम प्लाज्मा प्रोटीन का क्या करता है बताओ? सिंथेसिस करता है। तो अगर किसी आदमी का लिवर डिसफंक्शन हो जाए, या लीवर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट अगर हो गया, डिजीज हो गया, तो अब ऐसी बात है हमारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन डिस्टर्ब होगा, और प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे जो ब्लड का कंपोजिशन है और जो उसका फंक्शन दोनों क्या होगा, वो चेंज करेगा। तो ये बात तो सही लिखा हुआ है कि लिवर डिसऑर्डर्स कैन ऑल्टर द कंपोजिशन एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ऐसा क्यों? तो देखो लिखा हुआ है लिवर सिंथेसाइजेस एंड रिलीजेस 90% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द ब्रीफ। लिवर synthesizes the most of the blood plasma proteins, and that's why इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या बताओ? ये सही लिखा हुआ है, both A and B are correct statement. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब देखो, आप जानते हैं कि आपके ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स है जिसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं,
ये 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एडल्ट में, ह्यूमंस एडल्ट में ये जो ब्लड सेल्स बनते हैं ये कहाँ कहाँ बनते हैं? जो प्लाज्मा में, जो आपके ब्लड में प्रेजेंट है वो कहाँ कहाँ बनते हैं? जैसे आरबीसी के बारे में लिखा हुआ है कि आरबीसी फॉर्मेशन ओनली इन रेड बोन मैरो, WBC formation red bone marrow and lymphatic tissues, and platelet formation liver and red bone marrow। क्या लगता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि वैसे आरबीसी फॉर्मेशन की बात करें तो बर्थ के पहले आरबीसी का फॉर्मेशन योग सैक में भी होता है, लिवर में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है, बट बर्थ के पहले। बर्थ के बाद जो भी आरबीसी ह्यूमंस बॉडी में बन रहा है, और आप जानते हैं कि आरबीसी मिलियंस में बनते हैं, हर घंटे में कितने मिलियंस आरबीसी टूट जाते हैं, कितने मिलियंस आरबीसी ऐड हो जाते हैं, है ना? ये जरूरी भी होता है। तो आरबीसी का बनना बर्थ के बाद ये केवल आपके रेड बोन मैरो में ही होता है, मतलब एडल्ट्स की अगर बात करें तो। यस, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में और साथ साथ आपके लिम्फेटिक टिश्यूज में भी होता है। आप जानते हैं जो थाइमस ग्लैंड है या फिर जो सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वहां भी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। और लिम्फोसाइट्स क्या बताओ, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी तो होता है वो। और प्लेटलेट का फॉर्मेशन भी केवल और केवल आपके रेड बोन मैरो में होता है। और वो कैसे होता है मैंने पहले ही बताया था आपको, इट इज ऑल बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। हमारे रेड बोन मैरो में लार्ज साइज का एक स्टेम सेल्स की तरह होता है जिसको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। इस मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंटेशन से प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है ना? और ये प्लेटलेट जानते हैं एक तरह का ई न्यूक्लिएटेड सेल होता है। आरबीसी और प्लेटलेट दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता, जो ब्लड में आ चुका है एक्चुअली। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। तो अमॉन्ग द ब्लड सेल्स ओनली डब्ल्यूबीसी आर न्यूक्लिएटेड, रिमेनिंग ऑल द सेल्स आर, इट मींस आरबीसी एंड प्लेटलेट्स आर अ काइंड ऑफ ई न्यूक्लिएटेड सेल्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ये मैं लिखा कि आरबीसी कहाँ का बनता है, आरबीसी का बनता है, प्लेटलेट कहाँ बनता है, और लिखा मार्क द करेक्ट मैच रिलेटेड टू एडल्ट्स ह्यूमंस बॉडी, एंड दैट्स व्हाई ए 2 सही है, थर्ड इसमें सही नहीं लिखा हुआ है, और 1 ओनली भी सही नहीं है क्योंकि सेकंड भी सही है इसके अंदर। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर था 8। ये फॉर्मेशंस के बारे में कि हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पैन जानते हैं 120 डेज का होता है। बाकी जो ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं, डब्ल्यूबीसी का लाइफ काफी ज्यादा वेरिएबल है ना? प्लेटलेट का भी लाइफ ज्यादा नहीं होता। डब्ल्यूबीसी का लाइफ सबसे ज्यादा वेरिएबल है, ये सेकेंड्स में भी हो सकते हैं और ये ईयर्स में भी हो सकते हैं। क्लियर? Let's see question number 9, and that is very important regarding the blood clotting mechanism. क्वेश्चन ये है कि mark the incorrect statement. Clot formation occurs after the platelet activation at the site of injured blood vessel. ठीक है? Blood plasma always contains abundance of thrombin. Most of the clotting factors are plasma protein synthesized by liver. And number 4, all elements necessary to bring about clotting are present in blood. तो देखिए, इसमें मैं बता दूं आपको कि 2 चीजें हैं। जैसे अगर आप, ये काफी साल पहले एक अलीगढ़ के पीएमटी में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि क्लॉटिंग फैक्टर कई सारे हैं, वो कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म को जहां पर वो मिल जाते हैं एक्चुअली। क्योंकि देखो, अगर मैं बेसिकली क्लॉटिंग की बात करूं तो आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में अगर देखा जाए तो क्या होता है। सबसे पहले कहते हैं आप, देखिए, हमारा जो इंजर्ड ब्लड वेसल होता है, देखिए, जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स हैं और इसके सराउंडिंग पार्ट में जो हमारे टिश्यूज वगैरह होता है, तो जो अब इंजर्ड ब्लड वेसल्स होते हैं इसका जो यहाँ पे रफ कोलेजन वगैरह होता है, जब इस रफ कोलेजन से हमारे प्लेटलेट्स कोलाइड करते हैं, एक तो मतलब प्लगिंग भी होता है, प्लेटलेट प्लग भी बनता है,
और ये जो प्लेटलेट्स वगैरह जब ये इस कोलेजन से कोलाइड करता है तो प्लेटलेट एक्टिवेट होता है। प्लेटलेट का क्या होता है? एक्टिवेशन। और एक्टिवेशन के बाद ही प्लेटलेट प्लग भी बनाता है, उस जगह को सील कर देता है वो, है ना। और यहां से एक प्रोटीन बनता है, देखो इसे कहते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3। रिमेंबर, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में नहीं आता, प्लेटलेट फैक्टर 3 कहते हैं, जो कई तरह के रिएक्शंस को एक्टिवेट करता है, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू ब्लड क्लॉटिंग, है ना। और आप जानते हैं कि ब्लड का जो इंटरनल सिस्टम है उसके थ्रू जो ब्लड क्लॉटिंग आपका इनिशिएट हुआ वो उसका इंट्रिंसिक पाथवे होता है। तो याद रखना, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक टर्म है इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं, और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं, जो इस टिश्यूज की वजह से होता है, जो ब्लड के बाहर होता है। देखो, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में लिखा जाता है कि जो टिश्यूज होते हैं वहां से आता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये क्लॉटिंग फैक्टर 3 कहते हैं। देखो, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 3 कहा जाता है इसको। और इंट्रिंसिक पाथवे तो ब्लड के अंदर ही, ये इंट्रिंसिक पाथवे का सारा कंपोनेंट आपके ब्लड के अंदर ही होता है, लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो इनिशिएशन है वो तो थ्रोम्बोप्लास्टिन से हो रहा है, जो टिश्यूज के, डैमेज टिश्यूज के सेल्स रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो याद रखिएगा, इंट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन होगा। देखो इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं, 12, 11 भी इसमें आता है। देखो 12, 11, 9, 10, 2 एंड 1। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है ये थर्ड के बाद ये 7 को इन्वॉल्व करता है, और इसी में कैल्शियम का भी जरूरत पड़ता है, और ये भी ऐड कहां पे होता है? फैक्टर नंबर 10 में। तो ये कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। देखो, तो 12 एक्टिवेट करता है 11 को, 11 से एक्टिवेट होता है 9, 9 से एक्टिवेट होता है 10, और 10 के बाद ये आगे का रिएक्शन कंप्लीट होता है। देखो, तो अगर मैं ब्रीफली बताऊं, आपको आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंस में ये बनता है, पहले क्या बताओ? थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ये पढ़ा होगा आपने, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और आपको पता है कि जो अब फिब्रिनोजन है ये कन्वर्ट होता है किसमें बताओ? फिब्रिन में, जो क्लॉट के फॉर्मेशंस को, मतलब फिब्रिन एक नेट बना देता है जो ब्लड के सेल्स को बाहर आने में उसको प्रिवेंट करता है। देखो ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने पढ़ा भी होगा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, जो 12-13 क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ते हैं हम, उसमें जो फर्स्ट 4 फैक्टर होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पढ़ा है, ये फिब्रिनोजन होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, और ये कैल्शियम होता है। तो फिब्रिनोजन फर्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन सेकंड, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज थर्ड, एंड कैल्शियम इज फोर्थ। और ये इसेंशियल फैक्टर्स कहे जाते हैं। देखो, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए इन चारों का होना क्या बताओ? जरूरी होता है। तो कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे तो टिश्यूज से इनिशिएट होता है, और इंट्रिंसिक पाथवे का तो पूरा सिस्टम आपके ब्लड में ही होता है। और ये दोनों फैक्टर मिलते हैं, दोनों पाथवे एक साथ काम करता है, इंट्रिंसिक भी। इवन जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो छोटा है, वो 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। इंट्रिंसिक पाथवे ज्यादा बड़ा होता है, इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं, 12, 11, 9, 10, 2 एंड 1। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो देखो 3, 7, सीधा उसके बाद 10 पे आ गया। देखो ये, और ये 2 और 1 मैं क्या कह रहा हूं, देखिए अगर आप देखिए तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो आप प्रोथ्रोम्बिन देख रहे हो ये सेकंड फैक्टर है। देखो, और फिब्रिनोजन ये फैक्टर नंबर क्या बताओ? फर्स्ट होता है।
और ये कैल्शियम फैक्टर नंबर 4 कहते हैं इसको। ठीक है। और प्लेटलेट फैक्टर 3 आप देखिए जो बहुत जरूरी होता है प्लेटलेट को एक्टिवेट करने के लिए, ये हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में इसको ऐड नहीं कर रहे। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो 12 आप कहते हैं, इस 12 में ये ऐड नहीं हो रहा, वो प्लेटलेट फैक्टर 3 लिखा हुआ देखो यहाँ पर। समझ में आ गया? जो इटैलिक्स में लिखा हो गया देखो, क्या कहते हैं इसको, आई थिंक रोमन नंबर में लिखा जाता है 3 4 जैसे। तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन देखो फैक्टर नंबर क्या बताइए, 3rd होता है। क्लियर? तो ये पाथवे है। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे किस पॉइंट पे आके मिलते हैं, वो पॉइंट होता है, वो फैक्टर होता है 10। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसमें जो आपका 10th फैक्टर होता है, ये जो 10th फैक्टर है, ये बेसिकली ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के एक्टिवेशन में हेल्प करता है। याद रखिएगा, जो 10th फैक्टर देख रहे हैं आप, वो भी इस पार्ट में इन्वॉल्व होता है। देखो, अगर आप एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखेंगे तो आपको थ्रोम्बोकाइनेज की जरूरत है। यहाँ पर इंट्रिंसिक पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें फैक्टर नंबर 10 की जरूरत होती है। समझ में आ गया? और दोनों ही पाथवे एक साथ काम करते हैं ताकि हमारा ब्लड क्लॉट जल्दी हो, ऊज आउट, ब्लड का जो ऊज आउट हो रहा है वहां से। और याद रखिए जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या हुआ, जो आपका सॉल्युबल फिब्रिनोजेन था वो इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, वो नेट बना लेता है, वो एक जाल सा बन जाता है पूरी तरह से। और आपने शायद एक पढ़ा भी होगा कि इसमें जो आपका जो लास्ट जो रोल होता है 13 फैक्टर इसे कहते हैं, जो लास्ट फैक्टर होता है 13 फैक्टर, वो 13 फैक्टर जो होता है देखो, वो उसको कहते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो क्लॉट को स्टेबल करता है, जो सबसे लास्ट में एक्ट करता है, फैक्टर नंबर 13 कहते हैं इसको। तो आपको 4 फैक्टर बिल्कुल याद होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बाकी आप जानते हैं स्टुअर्ट फैक्टर कहते हैं 10th को, हेजमिन फैक्टर कहा जाता है जो फैक्टर नंबर आपका 12 है, एंड 13 को फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहा जाता है। और स्टार्ट के 4 फैक्टर्स याद रखिएगा आप। तो जो स्टार्ट के 4 फैक्टर्स हैं उसके बिना तो ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं, वो इसेंशियल फैक्टर्स कहते हैं क्लॉटिंग के लिए। लेकिन जो नीचे के फैक्टर्स होते हैं उसके बिना ब्लड क्लॉट स्लो हो जाएगा, डिले हो जाता है। ब्लड क्लॉट तो होता है बट वो इफेक्टिवली नहीं होगा। उसको एक एक्सेसरी फैक्टर्स कह सकते हैं आप, जिसका रहना भी ब्लड में बहुत जरूरी होता है। तो ये एक समरी है, 12 11 9 10 2 1 3 7 and 10 2 and 1, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे का कंपोनेंट, सबके सब कंपोनेंट आपके ब्लड में नहीं होते। एक्सट्रिंसिक पाथवे के सबके सब कंपोनेंट आपके ब्लड में नहीं होते। इंट्रिंसिक पाथवे का सारा कंपोनेंट आपके ब्लड में होता है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट कहां से होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से, और ये डैमेज टिश्यू सेल से रिलीज होता है जो आपके ब्लड वेसल्स के बाहर होता है। क्लियर? तो इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया देखो, ऑल एलिमेंट्स नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट क्लॉटिंग आर प्रेजेंट इन ब्लड। ये एक गलत स्टेटमेंट है, तो 4th भी गलत है। और देखो यहां पर ब्लड प्लाज्मा ऑलवेज कंटेन्स एबंडेंस ऑफ थ्रोम्बिन, वो प्रोथ्रोम्बिन होता है। अगर वो थ्रोम्बिन हो गया तब तो वो अननेसेसरली ब्लड क्लॉट करा देगा। तो हमें ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन चाहिए होता है। थ्रोम्बिन की जरूरत तब होती है जब हमें ब्लड को क्लॉट करना है, तो ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन अवेलेबल नहीं है। थ्रोम्बिन बनता है ड्यूरिंग द कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन, जब हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं, जब इसकी जरूरत होती है। अननेसेसरी अगर थ्रोम्बिन बन गया तो ऐसे ही आपके थ्रोम्बस क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाएंगे आपके ब्लड में, जो हमारे लिए फैटल हो सकता है। तो थ्रोम्बिन नहीं बनना चाहिए जब जरूरत नहीं है। तो हाँ, जहां क्लॉट की जरूरत है वहां थ्रोम्बिन बनेगा, और उसका एक पूरा एक कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन है, और वो स्टेप वाइज इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ? 4th रॉन्ग है और सेकंड भी रॉन्ग हो गया, तो हो गया सेकंड एंड 4th ओनली। द आंसर इज सी। तो ये एक मैंने आपको बताया, क्योंकि पहले के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मैंने देखा है कि पूछे गए हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट कहां से होता है और ये दोनों फैक्टर्स कहां मिलते हैं। तो ये फैक्टर नंबर 10 होता है, जिसको स्टुअर्ट फैक्टर भी कहते हैं। याद रखना, फैक्टर नंबर 10 को क्या बोलते हैं?
इसको स्टुअर्ट फैक्टर कहा जाता है। आप जानते हैं इसमें जो फैक्टर नंबर 9 होता है जिसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। फैक्टर नंबर 9 को क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है। इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। हीमोफिलिया ए टाइप होता है, बी टाइप होता है, सी टाइप होता है। तो इसके कमी से 9 की कमी से हीमोफिलिया बी टाइप होता है, 8 की कमी से हीमोफिलिया ए टाइप होता है और 11 की कमी से हीमोफिलिया सी टाइप कहता है। बट द मोस्ट कॉमन हीमोफिलिया इज टाइप डी एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्रिसमस फैक्टर नंबर 9। समझ में आ गया? तो आप इसको समराइज करके याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये एमसीक्यू सीरीज का फर्स्ट पार्ट जो है ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑड वन आउट और ऑप्शन दिया गया हेपेरिन, वारफेरिन, कॉमेडिन एंड थ्रोम्बिन। तो इसका आंसर थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है ऑल्दो, क्योंकि इसमें आपको एक दो वर्ड्स आपको शायद आइडिया ना हो कि वारफेरिन क्या है, ये कॉमेडिन क्या होता है ना। अब हेपेरिन और थ्रोम्बिन के बारे में आपको आइडिया है ना। तो देखो, आप जानते हैं कि हेपेरिन जो होता है इसको हम नेचुरल एंटी कोएगुलेंट कहते हैं। इसे नेचुरल एंटी कोएगुलेंट कहा जाता है जो ब्लड क्लॉटिंग को हमारे बॉडी में प्रिवेंट करता है। हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? नेचुरल कंडीशंस में ब्लड फ्लो कर रहा है आपके आर्टरी में, आर्टरियोल्स में, वेन्स में, क्लॉट तो नहीं होता। तो कारण क्या? देखो, जो हेपेरिन आपके ब्लड में होता है ये एक तरह का नेचुरल इनहिबिटर है जो थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करता है, या आप कह सकते हैं ये क्योंकि थ्रोम्बिन अगर बनेगा तो ऑब्वियसली बात है ब्लड क्लॉटिंग आपका होगा वहां पर। तो वो सारे फैक्टर्स जो थ्रोम्बिन के एक्टिवेशन को इनहिबिट करे, हेपेरिन उसे एक्टिवेट करता रहता है। तो हेपेरिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन को एक्टिवेट नहीं होने देता, तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, है ना। हाँ, लेकिन जहां पे ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत है, जहां पे आपका इंजर्ड होता है ब्लड वेसल्स, वहां हेपेरिन का एक्शन नहीं होता। बट हेपेरिन हमारे बॉडी का नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। आपने पढ़ा होगा हीरोडीन के बारे में, जो लीचेज वगैरह में होता है, वो भी यही काम करता है। वारफेरिन एंड कॉमेडिन एक तरह का सिंथेटिक ड्रग होता है जो आप जानते हैं, ये जो वारफेरिन एंड कॉमेडिन वगैरह होता है ये इंटरफेयर करता है विटामिन के सिंथेसिस को, विटामिन के सिंथेसिस को। और आपको पता है कि अगर विटामिन के सिंथेसिस अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एज वेल। तो विटामिन के जरूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और वारफेरिन कॉमेडिन इनहिबिट करता है विटामिन के फॉर्मेशन को। और थ्रोम्बिन जानते हैं, अगर थ्रोम्बिन एक्टिवेशन वाले एक्टिवेटेड फॉर्म में थ्रोम्बिन है तो इट प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो कहने का मतलब ये एबीसी तीनों ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। हेपेरिन तो नेचुरली बनता है, वारफेरिन कॉमेडिन एक तरह का आर्टिफिशियल सिंथेटिक ड्रग कहा जाता है इसको, और जो थ्रोम्बिन वगैरह होता है ये तो ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। एंड दैट्स वे द आंसर इज डी। सो ये मैंने बता दिया एमसीक्यू सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज रिगार्डिंग द ब्लड एंड ब्लड क्लॉटिंग एंड ऑल द काइंड ऑफ आरएस फैक्टर्स एंड ऑल दैट। अब मैं आपको दूसरे सीरीज में बताऊंगा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शनिंग। थैंक यू।